हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर 16 है उसकी एक्सरसाइज 16.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सिर्फ एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन है, लगभग 21 क्वेश्चन है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक पार्ट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पिछली एक्सरसाइज में हमने सैम्पल स्पेस, इवेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्जोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। जनरली हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो उस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए जो एक्जोमेट्रिक अप्रोच दी गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये अप्रोच क्या है कि कुछ भी मतलब एक्सियोम का मतलब क्या होता है कि रूल, ऐसे रूल जिनका कोई एविडेंट, जिनका मतलब कोई प्रूफ नहीं है, रूल विदाउट प्रूफ। ठीक है, जिनका कोई प्रूफ नहीं है, यानी सेल्फ एविडेंट रूल हैं जिनको मान लिया गया है बिना किसी प्रूफ के। ठीक है, तो वो 3 रूल दिए गए हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। 3 रूल कौन कौन से हैं वो मैं बता देती हूँ। देखो, पहले तो ये देखो, हमने सैम्पल स्पेस पढ़ा था। सैम्पल स्पेस में क्या होते थे? सैम्पल पॉइंट होते थे, जैसे ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ऐसे अप टू ओमेगा n तक। ये क्या है? ये ओमेगा 1, ओमेगा 2, ये सैम्पल पॉइंट है सैम्पल स्पेस के। जैसे देखो, हम कोइन को टॉस करते थे तो क्या क्या आते थे पॉसिबिलिटीज? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड और टेल टेल। ये पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी यही होती थी। तो ये क्या होता था? सैम्पल स्पेस। और इसमें जो ये हर एक आउटकम है, ये क्या है? ये होती है सैम्पल पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए हमने कोई जनरल सैम्पल स्पेस ले लिया और उसमें ये क्या है? ये क्या है? सैम्पल पॉइंट है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी है ओमेगा आई मतलब I 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। इस पॉइंट की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम, इसकी भी, किसी की भी। ठीक है, तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी, यानी 1 से लेस और 1 के इक्वल होगी, और 0 के इक्वल हो सकती है और 0 से बड़ी, यानी 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होती है। नेगेटिव या 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होती। किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी। 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है। तो ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है कि जैसे ये सैम्पल स्पेस है, ये सैम्पल स्पेस है, इसमें हर एक की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हर एक सैम्पल पॉइंट की, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा n, मतलब हर एक की प्रोबेबिलिटी का जब हम सम करेंगे वो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, सेकंड रूल ये हो गया। थर्ड रूल क्या है? कोई इवेंट मान के चलते हैं हम। इवेंट हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी का जो सैम्पल स्पेस होता है उसका ही सबसेट होता है इवेंट। ठीक है, कोई इवेंट हमने ए मान लिया या कोई इवेंट ई मान लिया। ठीक है, इवेंट ई मान लिया, उसमें हम जो सैम्पल पॉइंट है या एलिमेंट है वो मान लेंगे ओमेगा 1, ओमेगा 2, ये है। ठीक है, तो ये देखो इसका ही सबसेट है। तो अगर इसकी हमें अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2। ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसके हर एक सैम्पल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, उस इवेंट में जितने भी क्या होंगे, सैम्पल पॉइंट होंगे उनकी। ठीक है, तो ये 3 रूल है सिंपल से, ये बिल्कुल ईजी रूल है। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल की हेल्प से और समझ लेते हैं इनको। जैसे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक कॉइन को टॉस, ए कॉइन ट्वाइस। ठीक है, एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं, तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा? सैम्पल स्पेस आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, अब फर्स्ट रूल देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 से ज़्यादा नहीं होगी या 0 से कम नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी इसकी अगर हम निकालेंगे सैम्पल स्पेस की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसकी क्या होगी? या अगर हम किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड अगर हम निकालेंगे तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? प्रोबेबिलिटी निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी निकालने का देखो क्या फॉर्मूला होता है? फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ
आउटकम्स। यही तो होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, जो हम याद रखेंगे, हर जगह काम होगा, काम आएगा। तो PHH यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, मतलब HH कितनी बार आया गया है, इसके फेवर में आउटकम एक ही है तो 1, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 4, तो 1/4। ठीक है। इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये 1, इसकी फेवर में एक ही आउटकम है और टोटल है 4, तो 1/4, इसकी भी 4 हो जाएगी। ठीक है। देखो 1/4 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो यानी कि हमारा फर्स्ट रूल हो गया टिक, सही हो गया। ठीक है। अब सेकंड रूल देखो, जो सेकंड रूल क्या कह रहा है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है पूरे इसकी सैंपल स्पेस की, वो 1 के इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। देखो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/4 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल 1/4 आ गया। इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड निकालेंगे, वो भी 1/4 आएगा, और ये टेल टेल निकालेंगे तो वो भी 1/4 आएगा। तो देखो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना आ गया, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो देखो सैंपल स्पेस की हर एक की जो प्रोबेबिलिटी ऐड करी तो वो 1 के इक्वल आया। यही क्या है, रूल नंबर सेकंड है। ठीक है। अब रूल नंबर थर्ड, कि कोई भी इवेंट ले लेते हैं, कोई इवेंट हम ले लेंगे। इवेंट क्या ले लेंगे, इवेंट क्या है, एटलीस्ट 1 हेड। इवेंट में क्या आएगा, एटलीस्ट 1 हेड आएगा, यानी इवेंट ऐसा है जिसमें कम से कम एक हेड तो होगा ही, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 हेड के लिए देखो एक ये, यानी हेड टेल और टेल हेड, ये इवेंट आ जाएंगे। तो अब अगर हमें इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो हम कैसे निकालेंगे, हर एक की इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड। ठीक है। तो अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 1/4 1/4, यानी कि 3/4। इस टाइप से इस इवेंट की क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। तो ये हो गए एक्जोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब हर एक आउटकम्स के आने के चांस इक्वल हों। ठीक है। इक्वली लाइकली आउटकम्स को हम ये अनबायस्ड भी बोल सकते हैं। अनबायस्ड मतलब जो किसी के फेवर में ना हो, जो किसी के पक्ष में ना हो, सबके लिए मतलब एक जैसी दृष्टि रखता हो, एक जैसे हर एक को इक्वल चांस देता हो, किसी के पक्ष में ना हो, तो अनबायस्ड यानी इक्वली लाइकली। ठीक है। जैसे हम थ्रो ए डाई, एक डाई को हम थ्रो करते हैं। ठीक है। तो 1 की आने की भी उतनी ही पॉसिबिलिटी है जितने 2 की आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है। 3 की भी उतनी ही पॉसिबिलिटी है, 4 की भी एंड 5 की भी एंड 6 भी। डाई एक बाइस्ड नहीं है ना, मतलब हर डाई पर जितने भी 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, हर एक के आने की उतनी ही पॉसिबिलिटी है जितने दूसरे की है। तो ये हो जाता है कि एग्जाम्पल इक्वली लाइकली आउटकम्स का। ठीक है। यानी अनबाइस्ड का। ठीक है। तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, वो देखो। प्रोबेबिलिटी का तो जैसे हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ रखा, जैसे P1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 1 के फेवर में कितना आउटकम है, 1 ही है, तो 1 बाई, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 6। ऐसे ही 2 की क्या हो जाएगी, 2 के आने की भी, 2 के फेवर में भी 1 ही आउटकम है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी 2 के आने के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, 1 ही आउटकम है कि ये। ठीक है। तो 1 बाई, और टोटल कितने हैं, 6। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6 1/6। ठीक है। तो ये है सैंपल स्पेस। ठीक है। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6, और टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल हो जाएगी, जो हमने पढ़ा था। ठीक है। ये हो गया इक्वली लाइकली का केस। अब देखो अगर हम हर एक की प्रोबेबिलिटी को 1 P से डिनोट कर देंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अगर हम मान लेंगे स्मॉल p, ऐसे ही क्योंकि हर एक की सेम आ रही है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 को भी मान लेंगे स्मॉल p। तो इक्वली लाइकली का मतलब ही तो यही है ना, हर एक को स्मॉल p हम क्यों मान रहे हैं, स्मॉल p हम क्यों मान रहे हैं कि हर एक की प्रोबेबिलिटी आने के चांस क्या है, मतलब हर एक के आने के चांस क्या है, सेम है, इसलिए तो हम हर एक की प्रोबेबिलिटी को सेम मान रहे हैं ना। इक्वली लाइकली का मतलब ही तो यही है कि हर एक के आने के जो चांस हैं वो सेम है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यानी 1 आने के चांस भी p ही है, और 2 आने के चांस भी p ही है। इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 यानी 3 आने के चांस भी सेम है, यानी इक्वली लाइकली का केस है तो सबके आने के चांस सेम है, यही तो होगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 भी क्या हो जाएगा, स्मॉल p, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी क्या हो जाएगा, स्मॉल p, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 भी क्या हो जाएगा, स्मॉल p। ठीक है। तो अब देखो टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, यानी
टोटल हर प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करेंगे p प्लस p प्लस p प्लस p प्लस p प्लस p यानी 6 टाइम्स, और टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है कितनी होती है 1। ठीक है, तो 6p इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 1/6। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी यहाँ से देखो, हमने वैसे पहले जो फॉर्मूला से बताया था तो भी हर एक की 1/6 आई थी, और यहाँ से भी 1/6। तो यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला बनेगा। वो क्या बनेगा कि अगर किसी सैम्पल स्पेस में n सैम्पल पॉइंट हो, n क्या हो, सैम्पल पॉइंट हो, सैम्पल पॉइंट। ठीक है, तो हर एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हर एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हर एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/n होगी। ठीक है, जैसे देखो एक कॉइन को हम टॉस करते हैं। ठीक है, तो या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो सैम्पल स्पेस में इसमें क्या हुआ, हेड या टेल। ये कितना है 2, यानी टोटल n की जगह क्या आ जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 1/2, यानी या हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी और टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि अब ये देखो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेस अगर n हो, और कोई इवेंट ले ले हम जो सैम्पल स्पेस हमारा उसमें से ही, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाए, m हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ p क्या हो जाएगी, m/n ये हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि अगर किसी हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, टॉस ए कॉइन ट्वाइस। ठीक है, अब इसका सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल, ये हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने हो गए 4। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने हो गए 4। ठीक है, यहाँ से आ गया 4, n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब देखो कोई हम इवेंट मानते हैं किस टाइप का, एटलीस्ट 1 हेड, जिसमें कम से कम एक हेड होगा। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड होगा। तो नंबर, अब इसमें देखो कौन कौन से पॉइंट आएंगे ई में, एटलीस्ट 1 हेड में हेड टेल, टेल हेड, कम से कम एक हेड होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, मतलब कम से कम एक होना जरूरी, ज़्यादा कितने भी हो जाएंगे। तो ये हो गए। अब इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ई कितने हैं 3। ठीक है, अब यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, m इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें अगर निकालनी हो तो m/n है, m/n, m कितना है 3 और n कितना है 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या आ गई 3/4। ठीक है, इस टाइप से हम निकाल लेंगे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब एक आता है, देखो अब तक हमने जो एक्सोमेट्रिक अप्रोच पढ़ ली और क्या पढ़ लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पढ़ लिया कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। अब ए और बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो देखेंगे। ठीक है, इसके लिए 2 केस बन सकते हैं। केस फर्स्ट क्या होगा कि जो ए और बी है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल हो, यानी इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, ये हमने इससे पिछले एक्सरसाइज में ही पढ़ा था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि ए और बी का इंटरसेक्शन फाई हो, यानी कुछ भी कॉमन ना हो। तो जैसे हमने सेट में पढ़ा था, ये हम बनाएंगे। तो ये होता है सैम्पल स्पेस जो रेक्टेंगल से हम शो करते हैं। ठीक है, वैसे सेट के केस में हम इसको पावर सेट लेके चलते थे, यहाँ ये हो जाएगा सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ए एंड बी, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी क्या हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब ए यूनियन बी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये किस केस में, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब केस सेकंड आता है। केस सेकंड, उसमें क्या होंगे, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, तो केस सेकंड में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा, वेन डायग्राम की हेल्प से हम इनको इजीली समझ सकते हैं।
ठीक है, फॉर्मूला तो एक ही होगा लेकिन बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, अब देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब बताओ कि जो दोनों में कॉमन होगा, यानी कि ये एरिया देखो, यानी कि ये एरिया, ये क्या होगा, ये एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगी, इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है ना, देखो कुछ ना कुछ कॉमन है। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि जो इतना एरिया है, इतना, ये जो इनका इंटरसेक्शन है ये दो बार आ रहा है ना। जब ए की कर रहे हैं तो भी ये इतना एरिया आ रहा है, जब बी की कर रहे हैं तो भी ये एरिया आ रहा है, तो इसको हम एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी जो इंटरसेक्शन है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो केस सेकंड हो गया हमारा, ये फॉर्मूला इजी है, हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब ये फॉर्मूला लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो सेट में हमने पढ़ा था कि ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, देखो मैं जिसको शेडिड कर रही हूँ ये हिस्सा, एक सेकंड। तो देखो ये जो शेडिड रीजन है, जो मैंने इस कलर से शेड किया है, ये क्या है, ये a माइनस बी ही तो है, यानी a के एलिमेंट होंगे लेकिन वो एलिमेंट नहीं होंगे जो a और b में कॉमन है। a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी क्या होता है, a माइनस a इंटरसेक्शन b, यही तो होता है a माइनस बी। यानी कि a के वो एलिमेंट, a के एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो b और a में कॉमन। देखो फॉर एग्जांपल, देखो जैसे a में मान लिया हमारे पास 2 4 6 8 है। ठीक है, और b में हमारे पास है 3 4 7 8। ठीक है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a के एलिमेंट में से वो हटा देंगे जो दोनों में कॉमन है। दोनों में देखो कॉमन क्या है, 4 कॉमन है और 8 कॉमन है, दोनों में 4 और 8 कॉमन है, तो a के एलिमेंट्स में से 4 और 8 हटा देंगे तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, 2 और 6 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है a माइनस बी। यानी कि तो इस वेन डायग्राम की हेल्प से अगर हम समझें तो a के एलिमेंट्स में से ये एक एलिमेंट हो गए, हम वो एलिमेंट हटा रहे हैं जो दोनों में कॉमन है, यानी कि इनका इंटरसेक्शन हटा रहे हैं। ठीक है, तो ये यही तो हुआ कि a माइनस बी क्या हुआ, a माइनस जो a पूरा है उसमें से a इंटरसेक्शन बी हटा दिया। ठीक है, अब देखो तो ये हो गया a माइनस बी। ठीक है, इसी टाइप से ये इस साइड वाला हिस्सा, एक सेकेंड, ये तो a माइनस बी हो गया। ठीक है, इसी टाइप से ये हिस्सा देखो, ये जो ब्लू कलर से हमने शेड कर दिया ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस ए, यानी b में से जो b और a में कॉमन है वो हटा देंगे तो b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम कई टाइप से लिख सकते हैं। जैसे एक टाइप तो ये हो गया, और किस टाइप से हम लिख सकते हैं, जैसे पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी, क्योंकि पी ए जब हम ए ले रहे थे और जब हम बी ले रहे थे तो ये जो एरिया ये दो बार आ रहा था तो हमने एक बार हटा दिया ये इंटरसेक्शन वाला। और हम किस टाइप से लिख सकते हैं इसको, पी ए यूनियन बी को हम और किस टाइप से लिख सकते हैं, पी ए माइनस बी, यानी ये इतना हिस्सा ए माइनस बी वाला। ठीक है, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये जो बीच वाला जो कॉमन है ये हिस्सा, और प्लस पी बी माइनस ए, इस टाइप से भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को। ठीक है, तो वेन डायग्राम की हेल्प से इजी हो सकता है कुछ भी चीज़ को समझना। मेन हम यही फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी क्वेश्चन में जब जिस हिसाब से हमसे पूछेंगे हम वेन डायग्राम की एक बार हेल्प लेके देख लेंगे कि कौन से हिस्से का क्या पूछ रखा है, तो हम वो इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, या अगर हम देखो एक फॉर्मूला और भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो जैसे पी ए यूनियन बी, और क्या हो सकता है ए यूनियन बी, यानी एक बार हमें ये पूरा ए ले ले, ये पूरा ए ले ले। ठीक है, देखो ये पूरा ए ले ले, ये इतना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस क्या कर दें, ये जो बच गया ये इतना हिस्सा, ये कितना क्या है, ये हिस्सा बी माइनस ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, और क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो सकती है पूरी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गई, ये पूरा सर्कल बी वाला, ये बी वाला पूरा सर्कल। ठीक है, और क्या बच गया हमारे पास, बच गया ये इस साइड वाला हिस्सा, ये क्या है, ए माइनस बी, तो इसको कर देंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो हम किसी भी फॉर्मूला वेन डायग्राम से देख लेंगे, हम कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मेन हमारा फॉर्मूला यही है। ठीक है, अब देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए। ठीक है, तो अब देखो कोई हम मान लेते हैं डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई एक इवेंट मान लेते हैं ए, जो क्या है ओड नंबर आने की मतलब इवेंट ये क्या है कि डाइज पर ओड नंबर आए, तो हो जाएगा 1 3 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, जैसे मैंने बताया था कि अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के कितने हैं 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं 6, तो ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी 3/6, यानी कि 1/3। ठीक है, 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया। इस जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस n हो और नंबर ऑफ एलिमेंट कोई भी इवेंट में m हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट e की क्या हो जाती है, m/n। यही तो फॉर्मूला था। ठीक है, इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा टाइप क्या है कि हर एक एलिमेंट की निकालें, जो एक्जोमेट्रिक रूल थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है 1/6, 2 क्या है 1/6 और 5 क्या है 1/6, यानी कि 3/6 क्या आ गई 1/2 वही आ गई। कौन से भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 आ गई। लेकिन हमें निकालनी क्या है नोट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए कैसे निकालेंगे, उसको कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ क्या लगा देंगे डैश लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ए आई है उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, इस टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए निकाल देंगे। यानी पहले तो उस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे, या कुछ भी एलिमेंट दे रखा इवेंट दे रखा हो, ई इवेंट दे रखा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई कैसे निकालेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो नोट ई यानी उसकी नोट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी। ठीक है, एक ये मैंने बताया था कि अनबायस्ड डाई हो तो हर एक की आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, लेकिन अगर बायस्ड डाई हो तो हर एक की आने की प्रोबेबिलिटी भी डिफरेंट हो जाती है। अगर देखो बायस्ड डाई हो, एक डाई को हम थ्रो करें तो उसके ऊपर अगर सैंपल स्पेस इस टाइप से आ जाए कि 1 1 1 2 2 एंड 3, यानी 6 टाइम अगर एक डाई को थ्रो किया तो 1 देखो 3 टाइम्स आ गया, तो 1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या हो जाएगी, 1 की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 हैं, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो यानी 1/2 हो गई 1 की प्रोबेबिलिटी। और 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2 की प्रोबेबिलिटी, तो देखो 2 के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2, टोटल हैं 6, तो 1/3 हो गई। 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 3 की प्रोबेबिलिटी फेवर में 1 है और टोटल है 6, तो 1/6। देखो हर एक की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आ रही है। तो जब डाई क्या हो, जब डाई बायस्ड हो, ठीक है बायस्ड हो, तो हर एक जो उसका सैंपल स्पेस में जो सैंपल पॉइंट है हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं रहती। सेम किस केस में रहती है, जब डाई अनबायस्ड हो या इक्वली लाइकली आउटकम्स हो तभी। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10, उससे पहले ये एक एग्जाम्पल नंबर 9। लेट द सैंपल स्पेस ये दिए गए हैं कि 6 वैल्यू है इसमें, ω1 ω2 ω3 ω6 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी टू ईच आउटकम इज वैलिड, कौन सी वैलिड है। तो एक्जोमेट्रिक जो रूल थे वो हम देखेंगे। अब देखो फर्स्ट केस में है 1/6 1/6 1/6 है हर एक की प्रोबेबिलिटी। अब देखो टोटल जो प्रोबेबिलिटी है सबकी 1 के इक्वल आ रही है क्या या नहीं, इन सबको ऐड करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगी, तो ये क्या है ये वैलिड है। ठीक है, ये वैलिड है। और किसी की भी प्रोबेबिलिटी देख लो 0 से कम नहीं है और 1 से ज़्यादा नहीं है, तो ये हो जाएगी वैलिड। ठीक है, सेकंड में देखो
ये भी क्या हो जाएगी, वैलिड। जब इनको ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसमें देखो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नेगेटिव हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लेस देन 0 नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगी, अनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, ये अनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, अब इसमें देखो 3/2, 3/2 का मतलब क्या है, 1.5, 1.5। ठीक है, जो और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती हो सकती, तो ये भी क्या हो जाएगी, अनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब अगर इनको हम ऐड करेंगे, तो कितना आएगा, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 2.1, और प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अनवैलिड या नॉट वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 10, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच आउटकम्स इज इक्वली लाइकली, मतलब इक्वली लाइकली केस अनबायस्ड का, अनबायस्ड है। ठीक है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड विल बी। फर्स्ट में क्या है, एक डायमंड कार्ड होगा। ठीक है, डायमंड का हो गया, और वो स्पेड हो गया, हार्ट हो गया, हर एक जो कार्ड के 13 कार्ड्स होते हैं ना, तो डायमंड के कार्ड कितने होंगे, 13, और हमने एक कार्ड ड्रॉ करना है, तो उस 13 में से ही कोई ना कोई कार्ड निकलेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो एक डायमंड को निकालने के फेवरेबल आउटकम्स क्या होगी, 13 में से ही कोई ना कोई निकलेगा, तो उसकी फेवरेबल क्या हो जाएंगी, 13, और टोटल क्या है 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4। सेकंड में क्या है, नोट एंड एग कार्ड। तो एग कार्ड कितने होते हैं, 4 कार्ड होते हैं, एग कार्ड होते हैं 4। तो नोट एंड एग यानी नोट ए वाले तो केस है, तो पहले हम ए ही निकाल लेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक कार्ड ही आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बी कोई इवेंट मान लिया, जो क्या है, कार्ड इज एन एक, मतलब जो एक आने के का ही इवेंट क्या है, बी। तो टोटल एक कार्ड कितने होते हैं, 4, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 4, और टोटल कितने हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक कार्ड कितनी हो गई, 4/52, जो कि कितनी हो जाएगी, 1/13। अब नोट एन एक निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एन एक कार्ड, तो 1 - 1/13 कर देंगे, वो हो जाएगी 12/13। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है ब्लैक कार्ड। अब देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसमें से 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, ब्लैक, और 26 क्या होते हैं, रेड कार्ड। अब ब्लैक में कौन कौन से होते हैं, ब्लैक में होता है क्लब एंड स्पेड। ठीक है, क्लब एंड स्पेड, जो देखो इस टाइप का बना होता है क्लब। ठीक है, और स्पेड में क्या, किस टाइप का बना होता है स्पेड, स्पेड, हाँ शायद देखो इस टाइप का बना होता है शायद। ठीक है, ये, और रेड कार्ड कौन कौन से होते हैं, डायमंड एंड हार्ट। ठीक है, डायमंड एंड हार्ट, तो ये हो जाएंगे, डायमंड तो हमारा होगा ये इस टाइप का। ठीक है, ये इस टाइप का कार्ड, ये डायमंड होते हैं, और हार्ट का सिंपल है ये। ठीक है, तो ये ब्लैक कार्ड कितने हो जाएंगे, 13 क्लब हो जाएंगे, और 13 स्पेड, यानी 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक है, तो एक ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल पॉसिबल फेवरेबल कितने हो जाएंगे, यानी 26 में से ही कोई ना कोई निकलेगा, तो 26, और टोटल कितना है 52, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है नोट ए डायमंड। अब डायमंड के कितने होते हैं, देखो डायमंड के 13 कार्ड होते हैं, तो एक डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। पहले तो हम एक डायमंड आने की, लेट कोई भी इवेंट ए मान लेंगे कि इवेंट ए क्या है, ए डायमंड कार्ड के लिए क्या है, इवेंट ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, एक डायमंड कार्ड आने की ही प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डायमंड टोटल 13 होते हैं, तो 10/52, यानी कि 1/4। ठीक है, तो नोट ए डायमंड क्या हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो वो हो जाएगी 1/4, 1/4,
तो ये हो जाएगी 4 - 1/4 यानी 3/4। ठीक है, तो देखो ये आ गई 3/4 और ब्लैक कार्ड की थी 1/2 जो हमने निकाली थी अभी। ब्लैक कार्ड की क्या निकाली थी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नोट ए ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। सी कोई भी एलिमेंट में कार्ड इज नोट ए ब्लैक कार्ड मे बी डिनोटेड एज सी डैश और नोट सी। तो सी कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी ही, ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ब्लैक होते कितने हैं टोटल 26, तो 26/52 यानी 1/2। और नोट सी क्या हो जाएगा 1 से 1 - 1/2 यानी कि 1/2। तो ये आ गया 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बैग कंटेन 9 डिस्क of which 4 are red, 3 are blue, 2 are yellow. The discs are similar in shape and size. A disc is drawn at random from the bag. Calculate the probability it will be red. यानी कि 4 रेड है, कोई बैग है, ठीक है, उसमें 4 रेड हैं, 3 ब्लू हैं और 2 येलो हैं। ठीक है, तो कितनी डिस्क निकालेंगे, एक डिस्क ही निकालेंगे। तो वो रेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड आने के लिए फेवरेबल वो रेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल कितनी है 4 में से ही आ सकती है कोई ना कोई एक, और टोटल कितने हैं 9, तो हो जाएगी 4/9। और वो येलो आए उसके लिए क्या है, तो येलो के लिए क्या हो जाएगा, येलो के लिए क्या हो जाएगा, येलो के फेवर में 2 है, टोटल है 9, तो 2/9। ठीक है, नेक्स्ट ब्लू आए, ब्लू के फेवर में कितने हैं 3 है और टोटल है 9, तो 3/9 हो जाएगा। इसको हम कट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आ गया 1/3। अब नोट ब्लू, नोट ब्लू, तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 आई है, नोट ब्लू क्या हो जाएगी 1 - 1/3 यानी कि 2/3, 2/3 ही आएगा। तो इसके लिए आ गया 2/3, ये आ गया 2/3। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में क्या है, आइदर रेड और ब्लू, या तो रेड हो या ब्लू हो। ठीक है, यानी कि क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन बी। ठीक है, आर यूनियन बी, अब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ब्लू, क्योंकि ये क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है, क्योंकि हर एक में कॉमन कुछ भी नहीं है, सारी अलग अलग बॉल्स हैं, तो इसमें इंटरसेक्शन वाला केस नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर रेड कितनी आई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आई थी 4/9, तो ये होगी 4/9 प्लस ब्लू कितनी आई थी, ब्लू की आई थी ब्लू की कितनी आई थी, ये 1/3। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे 9, 4 + 3 और 4 + 3 7/9, इसका आंसर आ जाएगा 7/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/9। एग्जाम्पल 12 है, 12 एग्जाम्पल में क्या है, 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड असीमा अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.05 एंड असीमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन 0.10। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.02। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें ये निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, लेट ई एक इवेंट मान लेंगे कि ई इवेंट का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी, ई को क्या मान लेंगे, ई एक इवेंट है दैट अनिल एंड असीमा विल, ई इवेंट क्या है, दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक है, और एफ इवेंट क्या है, एफ एक इवेंट मान लिया दैट असीमा विल क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक है, अब देखो ई एक इवेंट है कि अनिल क्वालिफाई करेगा एग्जाम को, तो अनिल को एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी, यानी कि पीई क्या हो गया, पीई क्या हो गया 0.05। ठीक है, 0.05, और पीएफ क्या हो गया, पीएफ क्या हो गया 0.10, जो असीमा के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी है। और दोनों के प्रोबेबिलिटी, दोनों को क्वालिफाई करने का, यानी ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि कॉमन, वो कितना 0.02। ठीक है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकाला, बोथ अनिल एंड असीमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक है, विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, तो दोनों को क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी जो है उसको हम क्या करेंगे, देखो, यानी कि
ई तो क्या इवेंट है कि उनके क्वालिफाई करने के लिए, तो नोट ई क्या हो जाएगा, उसके जो अनिल है उसके नहीं क्वालिफाई करने के लिए, और एफ डैश क्या हो जाएगा, जो असीमा है उसके नहीं क्वालिफाई करने के लिए, और जो दोनों को अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, ये निकालना है हमें। तो ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश निकालना है हमें, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश कर लिया, तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ अगर कुछ भी दे रखा हो तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, हमने पिछले सेट्स वगैरह में हमने पढ़ा था कि अगर कुछ भी दे रखा हो यानी कुछ सेट ए डैश यानी नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी हो तो वो क्या हो जाता है, ए यूनियन बी और इस पूरे का कंप्लीमेंट, ठीक है। अगर इसी टाइप से ये दे रखा हो कि नोट ए यूनियन नोट बी तो वो क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इसका पूरे का कंप्लीमेंट, यही होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो अगर इसमें ये है तो इसका यूनियन करके इसका पूरे का कंप्लीमेंट कर देंगे बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो ये हमने अगर कर दिया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, हमें नोट ई यूनियन एफ निकालना है, ठीक है। उसके लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकाल दें और उसको फिर वन, ये अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल दें और अगर इसको हम वन में से माइनस कर दें, अगर वन ये अगर हमारे पास आ गई और इसको हम क्या करें, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, अगर इसको हम वन में से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ नोट, ठीक है, यही तो आ जाएगी। तो और हमें निकालना भी क्या है, यही निकालना है, ठीक है। तो अब हम इसको निकालेंगे पहले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो ये आ गई 0.13। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए, लेकिन हमने निकाली क्या है, हमने निकाली है ये, ठीक है। तो अगर हम इसको वन में से माइनस कर दें तो हमारे पास यही आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी हो गई, वन माइनस ये, ठीक है। और वो अल्टीमेटली जो ये थी वो किसके इक्वल थी, वो इसके इक्वल थी। तो हमारे पास दोनों के क्वालिफाई ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, ये आ गई, ठीक है। देखो एक बार हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट इंटरसेक्शन एफ नोट 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 ई नोट एफ, ये निकालना है ना हमें। तो अब देखो ई नोट इंटरसेक्शन एफ नोट बाय डी मॉर्गन्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, बाय डी मॉर्गन्स लॉ ई नोट इंटरसेक्शन एफ नोट को हम क्या लिख सकते हैं, ई यूनियन एफ, ये इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर देंगे और पूरे का क्या कर देंगे, कंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसे दे रखा हो, अगर ऐसे दे रखा हो ई, अगर ऐसे दे रखा हो, ये तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई इंटरसेक्शन ये निकालनी है हमने। अब देखो बाय डी मॉर्गन्स लॉ ये क्या हो जाएगी, ई यूनियन एफ और इस पूरे का कंप्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ ये तो है। अगर ये दे रखा हो कि ई नोट ई यूनियन नोट एफ, तो उसको डी मॉर्गन्स लॉ के हेल्प से हम कैसे लिखेंगे, यूनियन को क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन में कर देंगे और पूरे का कंप्लीमेंट कर देंगे, या इंटरसेक्शन था तो यूनियन कर दे और पूरे का कंप्लीमेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकाल लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ हमारे पास क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। जब हमारे पास ये आ जाएगी ये, तो वो किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ जब हमारे पास आ गई तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इसके कंप्लीमेंट की कैसे निकालेंगे, इसको वन में से माइनस कर देंगे जब हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई, हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास ये आ गई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ पूरे का कंप्लीमेंट, और वो है किसके इक्वल, वो इसके इक्वल है, वो इसके ही तो इक्वल है, ये इसके इक्वल तो है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आ गई नोट ई इंटरसेक्शन नोट एफ, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, मतलब उनमें से कोई ना कोई क्वालिफाई नहीं करेगा, तो वो कैसे निकाल लेंगे, वन माइनस बोथ ऑफ देम क्वालिफाई। अगर वन में से अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी हटा देंगे कि दोनों क्वालिफाई करेंगे तो क्या आ जाएगी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्या है,
ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम, सिर्फ उनमें से एक एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। तो देखो एक अगर एग्जाम को क्वालिफाई करेगा तो दो केस हो सकते हैं, ई जो है वो करे एफ ना करे, या ये हो सकता है ई नहीं करे और एफ करे। ये दो कंडीशन हो सकते हैं, यानी ये या तो ये हो सकता है कि ई एग्जाम को क्वालिफाई करे एफ ना करे, या हो सकता है ई ना करे और एफ करे। ये दो कंडीशन हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी में जहाँ और आता है तो हम इसके आगे प्रोबेबिलिटी लगा देंगे, इसके आगे और जहाँ और आता है वह हम प्लस करते हैं। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ लिख दी दोनों में प्लस करके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नोट वो इसके इक्वल लिखा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नोट किसके इक्वल लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये कैसे आया वो देखो। तो देखो इसको वेन डायग्राम की हेल्प से हम अगर समझेंगे तो कैसे होगा। देखो वेन डायग्राम अगर हम बनाएं, मैं ये बताऊंगी आपको कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नोट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किस टाइप से लिखा, ठीक है। ये इतना जो पार्ट है वो इसके इक्वल ही तो है, और जो ये इतना पार्ट है ये आगे वाला ये इसके इक्वल है। तो ये कैसे लिखा है, तो देखो पी इंटरसेक्शन एफ नोट इसके इक्वल कैसे लिखा। तो देखो हम वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ठीक है। अब देखो ई और एफ नोट के बीच में जो कॉमन है वो ई और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ई और एफ नोट के बीच में जो कॉमन है वो। अब पहले तो हम देख लेंगे ई वाला पोर्शन कौन सा है, ई वाला पोर्शन कौन सा है। देखो देखो ये पूरा ई है, ये पूरा ई है ना, ये हिस्सा। अब हम कॉमन देखेंगे दोनों में, ठीक है। ये पूरा हिस्सा ई है। अब एफ नोट कौन सा हिस्सा होगा ये बताओ। एफ नोट ये पूरा तो एफ है, ठीक है, ये पूरा तो एफ है। एफ नोट कौन सा हो जाएगा, यानी जो एफ नहीं है वो, यानी कि ये हिस्सा, ये हिस्सा, और यहाँ जो एफ की बाउंड्री है इसके इधर देखो, यानी एफ को छोड़ के बाकी सारा हिस्सा जो मैंने ये शेडेड कर दिया, ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा एफ नोट ही तो है, ठीक है। अब इसमें बोल क्या रखा है कि ई इंटरसेक्शन, यानी ई इंटरसेक्शन एफ नोट। तो अब देखो ई और एफ नोट में कॉमन कौन सा है, जो मैंने पर्पल कलर किया, जो पर्पल कलर कर रखा है ये तो ई है, ठीक है। और जो ऑरेंज कलर है, जो ऑरेंज कलर है वो एफ नोट है। तो इस दोनों इनमें कॉमन हिस्सा कौन सा रहा है, कॉमन हिस्सा कौन सा रहा है, कॉमन हिस्सा देखो मैं अब बता दूं कौन सा रहा है। ये जो इतना हिस्सा है यही तो कॉमन आ रहा है, ये जो इतना हिस्सा है वही तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ ई एंड एफ नोट में कॉमन कौन सा हिस्सा आ रहा है, यही कॉमन आ रहा है जो मैं अब पर्पल कलर से शेड कर रही हूँ। दोनों में यही तो कॉमन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं कि टोटल ई माइनस माइनस क्या कर देंगे, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है ई और एफ का जो माइनस कर देंगे तो ये तो आ जाएगा। यानी कि टोटल जो ई उसमें से ये अगर माइनस कर दे तो देखो यही माइनस कर रखा है दोनों का, अगर ये इंटरसेक्शन माइनस कर दिया ये और टोटल पूरे में से तो ये क्या आ गया ये, ठीक है। तो ये इस टाइप से दे रखा है। वेन डायग्राम की हेल्प से आपको इजीली समझ में आया होगा, ठीक है। यानी कि देखो देखो ये ई है, ये एफ है, ठीक है। तो ई और एफ नोट का इंटरसेक्शन, तो ई क्या है, ई टोटल ये है पूरा हिस्सा, ये टोटल ई है, ठीक है। और एफ नोट क्या है, एफ नोट जो एफ के बाहर का सारा हिस्सा क्या है, एफ नोट है,
ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, जहाँ येलो भी और ये ब्लूइश लाइन भी है, तो दोनों में कॉमन क्या आया, दोनों में कॉमन क्या आया, यानी इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो दोनों में कॉमन ये वाला हिस्सा आया, ये वाला। ठीक है, तो इस हिस्से को हम कैसे लिख सकते हैं, पूरे ई में से जो ये इतना हिस्सा है ये माइनस कर दें, और ये इतना हिस्सा क्या है, ये है ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, और ये पूरा है ई, अगर पूरे में से ई में से अगर ये माइनस कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कर रखा है ये, तो ये कर दिया, ये इतना आ गया। अब देखो आगे, जब हमने इसको इसके इक्वल लिख दिया, इसको इसके इक्वल लिख दिया और इसको इसके इक्वल लिख दिया, तो इनकी वैल्यूज तो हमें दे रखी है, हम इजीली पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 है, ए कमेटी ऑफ टू पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 men and 4 women। मतलब 4 मैन हैं और 2 मैन हैं और 2 वुमेन हैं, उसमें से हमें एक कमेटी बनानी है 2 पर्सन की, मतलब टोटल 4 है, उसमें से हमें 2 पर्सन की कमेटी बनानी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी विल हैव नो मैन, यानी कोई भी मैन नहीं होंगे। तो टोटल 4 पर्सन है। ठीक है, तो फर्स्ट में नो मैन, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, इसी जो 2 वुमेन थे उसी में से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो 2 कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल क्या हो जाएंगे, फेवरेबल क्या है, यानी कि जो 2 वुमेन है उसी में से सिलेक्ट करने पड़ेंगे फर्स्ट केस में, यानी एक भी मैन नहीं आएगा कमेटी में, तो जो 2 वुमेन है उसी में से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो उसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 2C2 जो हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 2C2 को कैसे करेंगे, 2 फैक्टोरियल बाई 2 - 1 का फैक्टोरियल, 2 - 2 का फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल बाई 2 - 2 का 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो वो आ गया 1। ठीक है, इसी टाइप से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे, टोटल 4 में से सिलेक्ट करने हैं कितने 2, तो वो हो जाएगा 4C2। तो ये आ गया फेवरेबल, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। ठीक है, और 4C2 कैसे निकालेंगे, 4 फैक्टोरियल, 4 - 2 का फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, यहाँ से 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 4 को कैसे लिख सकते हो, 4 × 3 × 2 × 1, 2 × 1, और ये हो जाएगा 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 × 3 बाई 2, ये 2 कैंसिल, तो 4 × 3 6। ठीक है, तो ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 6 और इसकी वैल्यू आई थी 1, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1 मैन, अगर हम कमेटी में 1 मैन आए तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, यानी टोटल कमेटी 2 पर्सन्स की बनानी है, एक तो मैन आएगा तो दूसरी क्या आएगी, वुमेन आएगी। ठीक है, तो उसको चूज करने के फेवरेबल केस क्या होंगे, टोटल कितने हैं, टोटल है 2 वुमेन एंड 2 मैन। अगर 1 मैन आए, कमेटी हमें बनानी है 2 पर्सन की, तो 1 मैन आए तो 1 मैन को सिलेक्ट करने के इसमें से ही सिलेक्ट होंगे, तो 2C1, और एक कमेटी 2 पर्सन की बनानी तो एक और सिलेक्ट करना है, तो वो हम कर लेंगे इसमें से, तो 2C1, इसमें से भी 1 सिलेक्ट कर लेंगे 1, और इसमें से भी 1, और टोटल पॉसिबल है 4C2। ठीक है, क्योंकि हमें 2 की ही जो बनानी है कमेटी बनानी है, उसका आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 2 मैन जो कमेटी बनेगी उसमें दोनों क्या होंगे, मैन ही होंगे, तो मैन टोटल में मैन कितने हैं 2, तो उसमें से 2C2 हो जाएगा, मैन 2 मैन सेलेक्ट करने का पॉसिबल टोटल पॉसिबल है 4C2। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा 1/6, यानी कि 2 तो मैन दिए गए हैं और 2 ही वुमेन दी गई हैं, और कमेटी हमें बनानी है 2 पर्सन की, और सी में क्या दे रखा है कि वो दोनों पर्सन मैन होने चाहिए, तो दोनों पर्सन अगर मैन होने चाहिए तो यहीं से सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से 2 मैन सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, टोटल 2 हैं और 2 ही हमें सिलेक्ट करने हैं, तो 2C2, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो ये कितने हैं 4, तो 4 में से 2। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल कंप्लीट, कल हम कर लेंगे इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, अगर कुछ पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।